एक गांव में योगेश नाम का जेसीबी वाला रहता था। गांव में उसके ही पास जेसीबी होने के नाते उसका बहुत डिमांड था। उसके वजह से उसे घमंड और लालच भी बढ़ गए। एक बार एक आदमी उसके जेसीबी को बुलाया। मैं यहाँ इस जगह पे गरीबों के लिए अस्पताल बनाना चाहता हूँ। मेरे पास जगह तो है पर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कम पड़ रहे हैं, इसलिए सबके पास से ये दान वसूल करके अस्पताल बना रहा हूँ। तू थोड़ा जल्दी काम खत्म करेगा तो मुझे पैसे बचेंगे। वैसे ही तुम अपना किराया भी कम करोगे तो तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। कहा, क्या हुआ, पैसे कम करना है? पुण्य और पाप के लिए अगर मैं काम करूंगा तो लोटा पकड़ के भीख मांगना होगा। तू अस्पताल बना या फिर स्टार होटल बना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा टाइमिंग मेरा है, मेरा रेट मेरा है। हाँ तो बोल, नहीं तो चला जाऊंगा। कहा। वो आदमी लाचार होकर ठीक है बोला। योगेश उस जगह पे 4 दिनों में खत्म हुए काम को 10 दिन लगाया। उसके पास भरपूर पैसा वसूल किया। एक बार योगेश का साला विक्रम गांव में आया। योगेश की पत्नी ममता, ओ जी, मेरा भाई भी जेसीबी बिजनेस करना चाहता है। कुछ दिन आपके पास रहकर काम सीखेगा बोल रहा है। क्या ये और जेसीबी बिजनेस? वो क्या बच्चों का खेल समझ रहा है? ठीक है, कल से मेरे साथ आने के लिए बोल। कहा। अगले दिन योगेश विक्रम को अपने साथ लेकर गया। योगेश उस जगह के मालिक से बात करते वक्त विक्रम जेसीबी चढ़कर स्विच दबाकर गियर बदला। तुरंत सर्र करके आगे गाड़ी बढ़ने लगी। जेसीबी योगेश और उस जगह के मालिक के ओर बढ़ने लगी। अरे उसे रोकना रे, कह के चिल्लाने लगा। विक्रम को उसे कैसे रोकना है मालूम नहीं पड़ रहा था। जेसीबी वैसे ही उनके ओर बढ़ रही थी। वो दोनों उसके सामने के पोर्शन में गिरे। तब जेसीबी एक नाले के पास गई। तब विक्रम जोर से ब्रेक दबाया। वो दोनों उड़ते हुए जाकर नाले में गिरे। घर में योगेश विक्रम से, उल्लू का पट्टा, थोड़ा होता तो हमारी जान निकल जाती। तू जेसीबी बिजनेस करेगा तो पूरे गांव को डुबा देगा। तुझ जैसे को मेरा साला बोलने के लिए भी शर्म आ रही है। कहा, मुझे माफ कर दीजिए जीजा, अनजाने में गलती हो गई। वो वैसे कंट्रोल के बाहर हो जाएगी ये नहीं सोचा था। और एक बार वैसे नहीं करूंगा। क्या? और एक बार मेरे साथ लेकर जाऊंगा ये तूने कैसे सोच लिया? आज से तू मेरे घर पे भी मत आना। गेट आउट। कहा। विक्रम उदास होके चला गया। कुछ दिनों के बाद उस गांव के सरपंच योगेश को बुला के, हमारे किसान खेत में पानी ना होने के कारण परेशान हो रहे हैं, इसलिए तालाब खोदने के लिए सोच रहे हैं। किसान सारे मिलके अपनी औकात के हिसाब पैसे डोनेट किए। तू हमें सहकार करके अपना रेट कम करके जल्दी काम खत्म किया तो ये किसान जिंदगी भर आभारी रहेंगे। आभार रहना, उधार रहना मेरे पास नहीं चलेगा। किसान की भलाई के लिए क्या मैंने ठेका ले रखा है? उसके लिए मैं क्यों नुकसान हो जाऊं? वो सब नहीं चलेगा। तालाब खोदने के लिए 1 महीने लगेंगे, 10 लाख रुपए खर्च होंगे। सब हैरान हुए। उतना पैसा उनके पास नहीं है। कहते समय विक्रम 3 मुंह वाला जेसीबी लेकर वहां पे आया। उसे देखकर आश्चर्य हो गए। विक्रम आके, सरपंच जी आप तालाब खोद रहे हैं ऐसा मैंने सुना है। मैं मेरे स्पेशल जेसीबी की मदद से 10 दिनों में ही तालाब खोद सकता हूँ। गरीब किसान के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मुझे बस डीजल के खर्चे के लिए सिर्फ 50,000 देने से काफी है। मैं खोद के दूंगा। कहा। किसान सारे खुश होने लगे। योगेश घबरा गया। विक्रम उस स्पेशल जेसीबी से दस दिनों में अपना काम खत्म किया। किसान सभी विक्रम को फूलों की मालाओं के साथ स्वागत किए। वो देखकर योगेश शर्मिंदा होकर सर नीचा किया। उसके बाद उस गांव के लोग विक्रम को ही काम पे बुलाने लगे। योगेश की कमाई कम होने लगी। तभी तो कह रहा हूं मित्र, घमंड और लालच से इंसान को हमेशा नुकसान ही होगा, समझे? किस्मतपुर नाम के गांव में कई सारे किसान हुआ करते थे। वहाँ बारिश सही से ना होने के कारण किसान उनके खेतों में कुएं को मोटर लगाकर वो पानी से खेती करते थे। वहाँ करंट भी 24 घंटे नहीं आता था। इसकी वजह से वो लोग डीजल के साथ अपने मोटर्स को चलाया करते थे। उस गांव में राजपाल नाम का किसान अपने खेत में खेती किया करता था। उसका ओमपाल नाम का एक बेटा था। ओमपाल बहुत होशियार लड़का था।
स्कूल लाइब्रेरी में तरह तरह की किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता था। उसी गांव में बलबीर नाम का एक अमीर आदमी खेत के पास लगे करंट के पोल को सीधा मोटर से जोड़कर चोरी से करंट इस्तेमाल किया करता था। इसकी वजह से दूसरे किसान के मोटर सही से काम नहीं करते थे। अगर किसान ये क्या पूछते तो वो ये पोल मेरे खेत में है, मतलब वो सिर्फ मेरा है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। पूछने वाला आप होते कौन है? चुपचाप जाइए कहकर धमकी देता था। इस तरह उस गांव के पेट्रोल पंप का मालिक भी डीजल के लिए आए किसानों को लूटता था। क्यों भाई, ऐसे डब्बों में डीजल नहीं भरना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल है। कोई पकड़े तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा। लीटर डीजल किसी गाड़ी में डाली तो 70 रुपए लगते हैं, लेकिन आप लोगों के डब्बों में डालने के लिए 100 रुपए लगेंगे। चाहिए तो भरवाइए वरना नहीं। उस गांव में सरकार करंट सिर्फ सुबह के 4 से 6 बजे तक देता था, इसीलिए लाजपाल अंधेरे में ही रोज खेत जाकर मोटर ऑन किया करता था। फिर खेती करके शाम को घर लौट आता था। एक बार लाजपाल बहुत बीमार हुआ तो डॉक्टर ने आराम करने कहा। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी, ये क्या जी, इतना तेज बुखार होने पर भी खेत जाकर मोटर डालने की बात कर रहे हो? मैं नहीं मानूंगी, मैं जाकर मोटर चालू करती हूँ, आप आराम कीजिए, कहा। नहीं नहीं, खेत जाने के रास्ते पर सांप होते हैं, कभी कभी जंगली जानवर भी खेत पर आ जाते हैं, तुम मत जाओ, कहा। वहाँ पढ़ाई कर रहा ओमपाल, माँ मैं जाकर मोटर लगा कर आता हूँ, आप पिताजी के पास रुकिए, मैं ध्यान से जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, कहा। फिर टॉर्च लाइट लगाकर खेत की ओर गया। वहाँ मोटर ऑन किया। पिताजी की तबीयत ठीक होने तक वो रोज खेत जाकर मोटर ऑन करता था। एक दिन वो लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था कि उसे सोलार एनर्जी पर एक आर्टिकल नजर आया। उसे पढ़कर उसके दिमाग में ख्याल आया। अगले दिन पिताजी से, पापा अब आपको सुबह यूँ खेत जाकर मोटर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा उपाय देता हूँ, और तो और करंट और डीजल पर भी निर्भर नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ आइए, कहा। फिर दोनों शहर में एक दुकान गए। वहाँ ओमपाल एक बड़ा सोलर पैनल खरीदा। फिर उस सोलर पैनल को खेत में मोटर को लगाया। फिर एक मोबाइल फोन को मोटर से जोड़ दिया। देखिए पापा, इसे सोलर पैनल कहते हैं, ये सूरज से निकले किरणों को करंट के रूप में तैयार कर मोटर को चला सकता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को वो देखो उस बैटरी में जमा भी कर सकता है। अब से हमें करंट डीजल से कोई काम नहीं पड़ेगा। और एक बात, अगर हम सुबह ही इस मोबाइल को रिंग करेंगे तो मोटर अपने आप चालू हो जाएगा, फिर रिंग करने से मोटर रुक जाएगा। अब से आपको सुबह सुबह खेत जाकर स्विच ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो ये देखो, कहकर मोबाइल पर फोन किया। मोबाइल रिंग होते ही मोटर स्टार्ट होकर पानी आने लगा। ये देखकर पिता खुशी से ताली मारने लगे। रोज सुबह नींद से जागकर लाजपाल फोन किया करता था। बस खेत के पास मोटर चालू हो जाता था। फिर रिंग करने से मोटर रुक जाता था। फिर गांव में बाकी सब के लिए भी सोलर पैनल तैयार करके ओमपाल ने सबकी मदद की। इस टेक्नोलॉजी को देखकर सारे गांव वाले खुशी से ताली मारने लगे। एक दिन बलबीर और पेट्रोल पंप का मालिक खेत के पास आए। वहां के किसान से, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। अब से ऐसा नहीं करूंगा। बेटा ओमपाल, मेरे खेत के पंप को भी सोलर लगा दो ना प्लीज, कहा। मैंने भी आप सबके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मेरी भी मदद करें, कहा। इस तरह उनके खेतों में भी ओमपाल सोलर पैनल लगाया। इस तरह पानी आने से वो लोग बहुत खुश हुए। फिर ओमपाल को कलेक्टर के हाथों से अवार्ड भी मिला। रेत चोर। मुंबई के पास एक गांव में कंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़ गए थे। इसकी वजह से रेत की खूब डिमांड बढ़ने लगी। उस गांव में टार्जन नाम के व्यक्ति के पास एक ट्रैक्टर हुआ करता था। वो उसमें रेत ट्रांसपोर्ट करता रहता था।
एक बार रेत का डिमांड देखकर टार्ज़न, सिर्फ रेत को ट्रांसपोर्ट करने पर मुझे इतने पैसे मिलते हैं, अगर रेत को बेचने लगूं तो मैं तो रेगिस्तान भी अपना सकता हूँ। सोचा। अगले दिन एक बड़े कंस्ट्रक्शन के पास रेत को उतारा। उस रात को जाकर उस रेत को ट्रैक्टर में फिर चढ़ा लिया। रेत को अपने घर के पीछे डाला। इस तरह हर दिन टार्ज़न सुबह डाली हुई रेत को रात में चोरी कर लेता था। कुछ दिनों बाद रेत का कॉन्ट्रैक्टर आकर, हमारे रेत डालते ही रेत चोरी हो जाती है सुना। पहली बार सुना है कि कोई रेत भी चुरा सकता है। डिमांड तो बढ़े ही जा रहे हैं, सप्लाई करने मेरे पास रेत ही नहीं बचे। और क्या सर, लोग तो आजकल आंखों में दिखने वाले आइडिया भी चुरा लेते हैं, तो रेत क्या चीज है, सेलफोन का चार्जिंग तक चोरी करते हैं। खैर अब क्या करें। वैसे मेरा भाई रेगिस्तान में ऊंट चलाता है, आपको जितना भी रेत चाहिए मैं मंगवा सकता हूँ। ओके। इस तरह टार्ज़न अपना चुराया रेत उस कॉन्ट्रैक्टर को बेचा करता था। एक दिन टार्ज़न के घर एक आदमी आया। मेरा नाम चोरप्पन है, सुना ही होगा। आपको भला कौन नहीं जानता है सर, जब भी मंदिर में चंदन देखूं तो आप ही याद आते हैं। ठीक है, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। आजकल चंदन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। जंगल में हाथियों से काम करवाना आसान है, पुलिस वालों से नहीं। भले कैसे भी ले जाऊं, पकड़ ही लेते हैं। तुम भी एक चोर हो, इसलिए एक प्रपोजल दे रहा हूँ। ये गांव के इर्द गिर्द जंगल में कई सारे चंदन के वृक्ष हैं, मैं बहुत आसानी से उनकी चोरी कर सकता हूँ। लेकिन जंगल के तुरंत बाद ही एक चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट का एसआई बलविंदर बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए रोज अगर तुम अपने रेत के ट्रैक्टर में रेत के भीतर चंदन का ट्रांसपोर्ट करवाए तो दिन का 1 लाख दूंगा। क्या कहते हो? कहा। सेलफोन कंपनी रोज का 1 लाख जीबी डाटा फ्री देने पर जो खुशी होती है ना सर, उतनी खुशी ही आपकी बातें सुनकर। कहकर उसे गले लगाया। अगले दिन से टार्ज़न ने चोरप्पन के दिए गए चंदन के डालियों को अपने रेत भरे ट्रक के बीच में रखकर ले जाने लगा। वो ट्रैक्टर चेकपोस्ट पर आते ही बलविंदर पेटू से, ट्रैक्टर को चेक करो, कहता था। पेटू ट्रैक्टर में रेत को देखकर, ये रेत ही है सर, हीरे मोती जैसे कुछ नहीं है। इस तरह टार्ज़न खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन बलविंदर की पत्नी किरण मैनी चेक पोस्ट पर आई। क्यों जी, चेक पोस्ट पर ही डेरा डालकर बैठे हो, घर आ ही नहीं रहे हो? और इतने दिनों से कह रही हूँ कि चंदन स्टिक्स को खरीदना है। अरे बताया तो था कि चंदन इस गांव में नहीं मिलता, टाउन जाने का टाइम किसके पास है। कह ही रहा था तब टार्ज़न रेत की गाड़ी के साथ वहाँ आया। किरण मैनी को चंदन की खुशबू आई। क्या बोल रहे हो जी, अगर इस गांव में चंदन स्टिक्स ही नहीं है तो भला इस ट्रैक्टर से चंदन की महक कैसे आएगी? बलविंदर उस ट्रैक्टर को देखकर, वो रेत की गाड़ी है, चंदन की नहीं। कुछ भी, हाँ चाहो तो चलो दिखाती हूँ, कहकर उसका हाथ पकड़कर ले गई। इसे ऊपर उठाओ, पेटू टार्ज़न से। रे ट्रैक्टर की डिक्की को ऊपर उठाओ। वो डरते डरते स्विच दबाया। ट्रैक्टर की डिक्की ऊपर उठने लगी। रेत के साथ साथ चंदन की लकड़ियां भी नीचे गिर पड़ी। बलविंदर चकित रह गया। फिर टार्ज़न और चोरप्पन को जेल में डाला। इसीलिए लालच बुरी बला है, समझे?